देश में कोरोना की रफ्तार भले ही धीमी हो गई हो, लेकिन प्रदेश में अभी भी रोजाना सामने आ रहे कोरोना के मामले चिंता का विषय बने हुए हैं। कोरोना संकट ने वाकई दुनिया को बदल कर रख दिया है। हर रोज लाखों की तादाद में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि देश में कोरोना की तेज रफ्तार अब कम हो गई है, लेकिन कोरोना के मामले अभी भी थमे नहीं हैं। अभी भी पूरे देश में कोरोना का साया बना हुआ है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना के मामलों में थोड़ी राहत जरूर देखने को मिली। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो देश में कोरोना के 2,67,000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं 4,529 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। देश में कोरोना के ताजा आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो 24 घंटे में 2,67,334 कोरोना के केस सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 4,529 लोगों की मौत हुई है। संक्रमितों का आंकड़ा 2,54,00,000 के पार पहुंच गया है। वहीं अब तक कुल 2,29,00,000 से ज्यादा कोरोना मरीज रिकवर हुए हैं। वहीं अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 2,38,248 है। देश में कोरोना संक्रमण के हालातों में अब सुधार देखने को मिल रहा है। अगर पिछले कुछ दिनों में कोरोना के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो 15 मई को 3,26,098 कोरोना के केस सामने आए थे। 16 मई को 3,11,170 मामले सामने आए। वहीं 17 मई को 2,81,386 मरीज सामने आए। 18 मई को यह आंकड़ा 2,63,533 था। वहीं 19 मई को 2,67,334 मरीज सामने आए। देश में कोरोना के नए मामले कम हो रहे हैं और कोरोना से मौत के आंकड़ों में भी थोड़ी राहत देखने को मिल रही है। लेकिन पिछले 24 घंटे में सामने आई कोरोना से मौत का आंकड़ा पिछले 2 दिनों के मुकाबले ज्यादा हो गया है। 15 मई को जहां 3,890 कोरोना मरीजों की मौत हुई, तो वहीं 16 मई को 4,077 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 17 मई को 4,106 कोरोना मरीजों की जान गई। वहीं 18 मई को यह आंकड़ा 4,329 पर पहुंच गया। वहीं 19 मई को 4,529 मरीजों की कोरोना से जान गई है। देश में कोरोना के मामले भले ही कम हो रहे हो, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर अब खत्म होने वाली है। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। कोरोना के प्रति किसी भी तरह की कोताही अभी भी कोरोना मामलों को हवा देने का काम कर सकती है। ऐसे में अभी भी कोरोना के प्रति सावधानी बरतें और कोरोना नियमों का पालन करते रहें। देश में भले ही कोरोना से थोड़ी राहत मिली हो, लेकिन अभी भी कोरोना का संकट पूरी तरह से टला नहीं है। अगर कोरोना के प्रति अभी भी थोड़ी लापरवाही बरती गई तो कोरोना का संकट एक बार फिर से हावी पड़ सकता है। हरियाणा में कोरोना के मामले अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। वहीं प्रदेश का रिकवरी रेट भी सुधर रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले सामने आए और कितने लोगों ने कोरोना से जान गंवाई, इस रिपोर्ट में देखिए। विकास की आंधी की दौड़ में हम भूल गए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसे में कोरोना संकट ने विकास की रफ्तार पर फिलहाल लगाम लगा दी है। लेकिन अब कोरोना के कहर के बीच राहत भरी खबर ये है कि अब धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार धीमी होती जा रही है। बात करें हरियाणा की तो दिन ब दिन कोरोना के मामले घटते जा रहे हैं। वहीं रिकवरी रेट में भी काफी सुधार देखने को मिला है। बीते 24 घंटे में सामने आए मामले 18 मई के कोरोना के मामलों के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 7,774 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से 124 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से संक्रमित 14,897 लोग रिकवर हुए हैं और प्रदेश का रिकवरी रेट बढ़कर 88.33% हो गया है और अब तक मौत का कुल आंकड़ा 6,923 हो गया है। प्रदेश के कुछ जिलों में अभी भी कोरोना की ज्यादा मार देखने को मिल रही है। तो चलिए जिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि बीते 24 घंटे में हरियाणा के जिलों का क्या हाल रहा। गुरुग्राम में 1,247 मामले आए, फरीदाबाद से 429, सोनीपत से 408, हिसार से 630, अंबाला से 178 तो करनाल से 377 मामले आए। पानीपत से 154, रोहतक से 325, रेवाड़ी से 280, पंचकुला से 270, कुरुक्षेत्र से 164 तो यमुनानगर से 317 मामले पाए गए। सिरसा की बात करें 691 मामले, महेंद्रगढ़ से 298, भिवानी से 530, नूंह से 55 और चरखी दादरी से 129 कोरोना के मामले आए।
प्रदेश में कोरोना से मौत के ग्राफ में अब भी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में सामने आए मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो 14 मई को 164 लोगों की जान गई, 15 मई को 144 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई, तो वही 16 मई को 139 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। 17 मई को 114 लोगों की तो 18 मई को 124 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। कोरोना के कहर के बीच अब राहत भरे आंकड़े सामने आ रहे हैं। सरकार का लॉकडाउन लगाने का फैसला सफल होता नजर आ रहा है। कैथल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक महिला को कोवैक्सीन लगाकर उसे कोविशील्ड का प्रमाण पत्र थमा दिया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना काल के बीच कैथल से ऐसी खबर सामने आई जो आपकी और सरकार की परेशानी बढ़ा सकती है। यहाँ पर लापरवाही का वो खेल खेला गया जो किसी की जान पर भारी पड़ सकता है। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग ने एक के बाद एक नियमों की धज्जियां उड़ाई, जिसे सुनकर आपके माथे पर चिंता की लकीरें जरूर आ जाएंगी। यहाँ पर पहले तो बिना किसी अनुमति के ऑफलाइन कैंप में सैकड़ों वैक्सीन लगाई गई। उसके बाद कर्मचारियों ने नियमों को ताक पर रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल के बावजूद बिना किसी आदेश के जिले में सीएमओ कार्यालय से ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी बनाया, जिसमें एक महिला को कोविशील्ड वैक्सीन लगी हुई बताई गई, जबकि महिला को कोवैक्सीन डोज दी गई थी। उपायुक्त कैथल ने मामले को लेकर संज्ञान लिया और तुरंत 2 सदस्यों की कमेटी बनाई, जिसमें एचसीएस अधिकारी और कैथल सिविल सर्जन को जांच का जिम्मा सौंपा गया और 3 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं मामले को लेकर जांच अधिकारी सत्येंद्र सिवाच ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ऑफलाइन टीकाकरण नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा किया गया है तो दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में एक शिकायत मिली है। इस शिकायत से जो जांच के बाद जो मुद्दे सामने आएंगे उन सभी पे काम किया जाएगा, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कोरोना संकट से निपटने के लिए वैक्सीनेशन से लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है। ऐसे में ये बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। फिलहाल कमेटी मामले की जांच कर रही है। देखना ये होगा कि जांच में क्या कुछ सामने आता है। प्रदेश में पुलिस कोरोना के नियमों को लेकर सख्त नजर आ रही है। चरखी दादरी में पुलिस ने कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वाले 54 मामलों में से 70 लोगों को गिरफ्तार किया है। दूसरी लहर में कोरोना काफी खतरनाक होकर लौटा। कोरोना ने ऐसा विकराल रूप धारण किया कि सरकार प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए। देश की स्वास्थ्य सुविधाएं भी चरमरा गई। बढ़ते कोरोना के मामलों ने हर किसी की चिंता को बढ़ा दिया। इसी को देखते हुए तमाम राज्यों ने सख्ती बरती और लॉकडाउन लगाया। हरियाणा में भी लॉकडाउन को सुरक्षित हरियाणा के तौर पर बढ़ाया जा रहा है। इन बंदिशों के बाद अब सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे। देश के साथ हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी। कोरोना के कम हुए मामलों से अब राहत मिली है, तो सरकार इस बार जरा भी ढील देने की मूड में नहीं, क्योंकि एक बार जब सभी लापरवाह हुए तो उसका अंजाम खतरनाक साबित हुआ और अब तक भुगत रहे हैं। प्रदेश में बंदिशें जारी हैं। चरखी दादरी में भी पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। पुलिस ने कोरोना के नियमों की उल्लंघना करने पर 54 मामलों में 70 लोगों को गिरफ्तार किया। एसीपी विनोद कुमार ने बताया कि इस लॉकडाउन के दौरान जिले में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 23 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हमने पूरे जिले में 17 तो पुलिस स्थायी नाके हैं, 11 जो मुख्य चौराहों पे हमने जो अस्थायी नाके लगाए हैं, तो टोटल 28 नाके हैं। इसमें 49 पेट्रोलिंग पार्टीज हैं, जिसमें सभी डीएसपी, थाना प्रभारी व चौकी इंचार्ज हैं, 19 राइडर हैं, 3 महिला स्कूटी हैं, 5 पीसीआर हैं और उसके अलावा फुट पेट्रोलिंग्स हैं। तो टोटल मिला के 650 जो है मुलाजिम इसमें हमने लगा रखे हैं। इस लॉकडाउन के दौरान खासतौर से जो अवैध शराब बेचने वाले हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है पूरे ज़िले में, उसमें टोटल 23 अभियोग अंकित किए गए हैं, जिनमें से 25 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। टोटल 3516 बोतलें अंग्रेजी शराब, 1031 बोतल देसी शराब व 36 बोतल बियर की बरामद की गई है। इसमें जो कोविड-19 की जो आपदा प्रबंधन के जो गाइडलाइंस हैं उनका उल्लंघन करने पर टोटल 54 मुकदमे इसमें अंकित किए गए हैं, जिनमें 70 आदमी गिरफ्तार किए गए हैं।
कोरोना से निपटने के लिए प्रदेश में बंदिशें लगाई गई है, लेकिन लोग अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जब लोग अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से समझेंगे, तभी कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। कोरोना की नई गाइडलाइन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता की और साफ तौर पर कहा कि वो कोरोना संक्रमित लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। एक तरफ कोरोना का कहर, दूसरी तरफ अस्पतालों के बीमार हालात। ऐसे में भी कुछ अस्पताल आपदा को अवसर बनाने में लगे हुए हैं। आए दिन कोरोना के मरीजों से इलाज के नाम पर ठगी की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने करीबन आधा दर्जन अस्पतालों पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि बड़ी संख्या में मरीजों से ठगी की शिकायतें मिली हैं, जो सच साबित हुई हैं, जिसके बाद मामला विधानसभा की स्वास्थ्य सेवाएं संबंधी समिति के संज्ञान में भी लाया जाएगा। साथ ही ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र भी लिखा, जिसमें ऐसे अस्पतालों के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई है। यहाँ पंचकूला के अंदर कोविड पेशेंट्स की तरफ से कुछ कंप्लेंट्स आई थी कि यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर ओवर चार्जिंग हो रही है और उसको ध्यान में रखते हुए मैंने प्रशासन से इस बात का आग्रह किया कि एक कमेटी फॉर्म की जाए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो बिलिंग है उसकी जांच कर सके, देखरेख कर सके और पेशेंट्स को ओवरचार्जिंग ना हो। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि निजी अस्पतालों की गतिविधियों से न केवल मरीज, साथ ही उनके परिजनों का भी आर्थिक शोषण हो रहा है, वहीं प्रदेश सरकार की छवि भी प्रभावित हो रही है। एक स्पेसिफिक ऑर्डर्स भी जारी किए गए हैं कि कोविड पेशेंट्स को कोई किसी प्रकार से उनको शोषित ना कर सके। कोविड पेशेंट्स को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर रेट्स तय किए गए हैं कि वो इस रेट से ज़्यादा ना लें। इस प्रकार की गाइडलाइन जो है वो सरकार ने जारी की हैं। कोरोना संकट के बीच सरकार के बड़े प्रयासों से संतोषजनक परिणाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रदेश में कुछ लोग ऐसे हैं जो महामारी को धन कमाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। काफी समय से ऐसी शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद पंचकूला प्रशासन ने ऐसी शिकायतों की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी है। कोरोना महामारी के दौर में अस्पतालों द्वारा की जा रही ठगी को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एक कमेटी गठित की है, जिससे कि इस तरह के मामलों पर रोक लगाई जा सके। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हिसार में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा के हिसार में किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। इसी के चलते पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार की घेराबंदी की। उन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज की निंदा की। उनका कहना है कि किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, बावजूद इसके पुलिस ने किसानों पर लाठियां भांजी। यहाँ तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, लाठीचार्ज की न्यायिक जांच होनी चाहिए। इस बात की न्यायिक जांच होनी चाहिए, जो दोषी उसको सजा मिलनी चाहिए। बेकसूर शांतिप्रिय ढंग से जो किसान अपना विरोध दर्ज करा रहे थे और प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका जिम्मेवारी है कि कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करें, और वहाँ प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ी हुई थी जो मैंने फोटो देखा, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए और इसकी न्यायिक जांच करके जिसका भी दोष है उसको दंडित करना चाहिए। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने का भी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस समय पूरा देश आपदा से जूझ रहा है। ऐसे में सरकार लोगों की मदद करने के बजाय खुद ही कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रही है। जिस प्रकार से चल रहा है आज कोरोना अपने पैर पसार हाथ में पसार चुका है और उसको आज सबको मिलके लड़ना है, लेकिन अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है,
लेकिन सबको चाहिए ये कि भाई हम मिलकर लड़ाई लड़ें और ध्यान उधर दें बजाय उद्घाटन करने के, जो इससे लड़ाई के लिए इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ें, कोरोना को हराएं और सब इकट्ठे होंगे। अकेली सरकार नहीं, अकेले राजनेता नहीं, हर व्यक्ति सब मिलके सब लड़ेंगे तो कोरोना को हार दिया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साथ ही कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ऐसे में सभी लोगों से अपील है कि अपनी जिम्मेदारियों को समझे। कोरोना से लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी होगी, तभी कोरोना वायरस से जीता जा सकता है। प्रदेश सरकार को कोरोना से निपटने में नाकाम बताते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों से अपील की कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को खुद से समझे और कोरोना के प्रति किसी तरह की कोताही न बरते। करनाल के निसिंग में जमीनी विवाद को लेकर दो भाइयों में खूनी झड़प हो गई, जिसमें बड़े भाई ने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। समय की रफ्तार ने रिश्तों को काफी हद तक पीछे छोड़ दिया है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जो रिश्तों की बुनियाद को हिला कर रख देते हैं। ऐसा ही एक मामला करनाल के अंगद गांव से सामने आया है, जहां जमीन का हिस्सा छोटे भाई के लिए मौत का सबब बन गया। जमीन को लेकर दो सगे भाई एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए और कारण था जमीनी विवाद। अपने अपने हिस्से की जमीन को लेकर दोनों भाइयों में झड़प हो गई और देखते ही देखते झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों में हाथापाई शुरू हो गई, जिसमें बड़े भाई ने अपने छोटे भाई पर तेजधार हथियार से वार कर दिया और फरार हो गया। छोटे भाई ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। महेंद्र ने जो कत्ल किया अपने भाई का, उसके साथ खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो मियाँ बीबी है उसकी तफ्तीश करके उनको इंक्वायरी में जो दोषी होते हैं उनको सजा मिले। वहीं वारदात से गांव में मातम का माहौल है। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मृतक के भाई, भाभी और भतीजे समेत 3 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी बड़े भाई को गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। बहरहाल देखना ये होगा कि पुलिस जांच में आगे क्या कुछ निकल कर आता है। आसिफ हत्याकांड को लेकर नूंह जिला के उपायुक्त और अधीक्षक परिजनों से मुलाकात करने के लिए खेड़ा खलीलपुर गांव में पहुंचे। परिजनों ने कहा कि मुकदमे में 14 लोगों को नामजद किया गया है, जिनमें से 6 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है और 8 लोगों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। नूंह जिले के खेड़ा खलीलपुर गांव के आसिफ की हत्या मामले में नामजद 14 आरोपियों में से 6 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। हत्याकांड के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। इसी को देखते हुए जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खटकड़ा और जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजरानिया ने मृतक आसिफ के परिजनों से खेड़ा खलीलपुर गाँव में जाकर मुलाकात की। दोनों अधिकारियों ने पीड़ित पक्ष को भरोसा दिया कि हत्या के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने गांव में पीड़ित परिवार सहित समाज के लोगों के साथ बैठक कर शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, सभी आरोपियों को सजा जरूर दिलाई जाएगी। हमने तुरंत इसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा इसमें 6 आरोपी जो है तुरंत इसमें गिरफ्तार कर लिए गए। जो बाकी नामजद हैं उनकी भी धरपकड़ जारी है। साथ ही साथ हमने जो गांव के मौजूद लोग हैं उनकी कमेटी बनाई है और मौके पे भी आज हम जाके आए, उनको आश्वासन दिया है कि किसी भी तरह पे अपना जो गांव का माहौल है खराब ना करना दिया जाए। कोई भी ऐसा व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति जो कि इसका माहौल खराब करना चाहता है उसको आप रोकिए। साथ ही साथ हमने ये भी कहा है कि गाँव के ही 2 मौजूद व्यक्तियों को आप साथ में जोड़ लीजिए और जो भी हमारी तरफ से पुलिस की तरफ से सहयोग रहेगा वो हमने करेंगे। साथ ही साथ इसमें एक SIT गठित कर दी गई है जो कि हेडक्वार्टर के द्वारा देखी जा रही है। वहीं एसपी नरेंद्र सिंह बिजरानिया ने बताया कि मामले में SIT गठित कर दी गई है। बाकी के आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मर्डर हुआ है परसों, इसके अंदर परिवार वालों ने 14 नामजद और कुछ अन्य के नाम दिए हैं जिनों का इस घटना में संलिप्तता बताई गई है। तो इस मामले में कल FIR दर्ज कर ली गई है और कल ही
6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी लोगों को गिरफ्तार करने के लिए डीएसपी हेडक्वार्टर की अध्यक्षता में एक SIT बना दी गई है, जिसमें साइबर सेल इंचार्ज, CI इंचार्ज और बाकी पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है कि बाकी जो मुलजिम हैं इनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। बता दें, सोमवार को हत्या के बाद जिले में तनावपूर्ण माहौल बन गया था, जिसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। फिलहाल पुलिस ने बयान दिया है कि जिले में अब शांति का माहौल है, साथ ही आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। में कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की होम डिलीवरी जारी है। यमुनानगर में अब तक 158 लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। देश के साथ हरियाणा में भी अब कोरोना के घटते मामले राहत देने लगे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में भी अब काफी सुधार देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में बेड की कमी धीरे धीरे दूर होने लगी है, तो ऑक्सीजन को लेकर भी मरीजों को अब दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ रही। हरियाणा सरकार ने ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए दूसरे राज्यों से मदद ली, तो होम डिलीवरी के लिए ऑक्सीजन हरियाणा पोर्टल की शुरुआत भी की गई। अब घर बैठे ही लोगों को ऑक्सीजन मिल रही है। कोरोना के मरीजों और उनके परिजनों को ऑक्सीजन के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा। यमुनानगर में भी लोग घरों में ऑर्डर करके ऑक्सीजन मंगवा रही हैं। इस सुविधा से लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने अभी सुबह ही इस पे पोर्टल पे बुक कराया था सिलेंडर। आधे घंटे के अंदर ही हमें प्रोटोकॉल से इंटीमेशन आ गई, आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है। और उसके 15-20 मिनट के बाद ही जो आपके वॉलंटियर्स हैं, जो एक शांति फाउंडेशन वाले हैं, ये भी आ गए यहाँ पे खाली सिलेंडर देने के लिए। वहीं डीसी मुकुल कुमार और रेड क्रॉस सचिव डॉक्टर सुनील ने बताया कि पोर्टल पर लोग रजिस्टर्ड करके ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं, जिसके बाद घर के एड्रेस को वेरीफाइड किया जाता है। उसके बाद घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाता है। गवर्नमेंट ने पीछे लॉन्च करी थी स्कीम ऑक्सीजन नाम के पोर्टल से, जिसके अंदर इंडिविजुअल जो है उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वो अपना पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और दूसरी करके भेजता था पोर्टल पे। उसको स्कीम को पूरा करने के लिए रेड क्रॉस सहित काफ़ी NGOs लगे हैं जिले में भी, और हमारे पास रेगुलरली रिक्वेस्ट आ रही हैं, जिसके अंदर हमारे पास हर एक रिक्वेस्ट को एग्जामिन किया जाता है। तो कुल मिला के अभी तक जिले में 128 लोगों को सिलेंडर होम डिलीवरी की जा चुकी है, और उनका संतुष्टि का स्तर भी काफ़ी अच्छा है, जो हमें फीडबैक मिल रहा है। ऑक्सीजन की होम डिलीवरी से लोग काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि पोर्टल पर रजिस्टर करवाने के लिए आधे घंटे बाद ही उन्हें मैसेज आ जाता है और कुछ समय बाद ही उनके घर में सिलेंडर पहुंच जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।